नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम सभी के दिमाग में कब से ही चल रहा है। बहुत लोगों ने पूछा भी, जो बिगिनर्स हैं वो भी, और जो कुछ समय बिता चुके इस प्रिपरेशन में वो भी, कि आखिर नोट्स कैसे बनाए जाएं। अगर आप इस सेशन को पूरे एंड तक सुनते हैं और समझते हैं तो आज आपको शायद एक महारत हासिल हो सकती है नोट्स बनाने में। क्योंकि डेली कंटेंट बनाना पढ़ना बहुत आसान है, पर उसमें से नोट्स निकालना बहुत मुश्किल है। इस सेशन में आज हम आपको बताएंगे लाइव एग्जाम्पल देकर कि नोट्स मेकिंग कैसे करना है। आपको आज पता चलेगा कि एक्स फैक्टर्स कैसे किसी आर्टिकल से निकाल सकते हैं, और कोई फालतू ज्ञान देने से हम बिल्कुल परहेज करेंगे, बचेंगे। इन तीन चीजों को अगर आप अच्छे से सुनना चाहते हैं तो आप थोड़ा देर और इंतजार बस कर लीजिए। सबसे पहले तो हमें एक काम करना है, आप इस सेशन के बाद अगर हो सके तो 4 फोल्डर तैयार कर लीजिए। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। ये चारों पेपर आपके जीएस मेंस के हैं। तो आप मेंस के हिसाब से अपनी तैयारी और अपने नोट्स को बनाएंगे। याद रखिएगा, जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो मेंस एक बहुत बड़ा सेट है जिसका छोटा सा सबसेट है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इसका छोटा सा सबसेट है और मेंस इसका बड़ा सेट है। आपको इन फोल्डर्स में मेंस के हिसाब से कंटेंट डालना है और अपने आप देखेंगे कि मेरा प्रीलिम्स भी तैयार हो रहा है। इन फोल्डर्स पे आप अगर सिलेबस चिपका लें, इसके ऊपर पेस्ट कर लें, तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब भी आप इन फोल्डर्स को देखेंगे तो आपको अपना सिलेबस भी देखना ही पड़ जाएगा, और इस पूरे एग्जाम का जो फाउंडेशन है वो है सिलेबस। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं कि वाकई में नोट्स मेकिंग में हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। सबसे पहले जो लोग बात करते हैं कि हम कॉपीज में नोट्स बनाएंगे, हम यहां पे थोड़ा डिफर करेंगे। A4 शीट्स का इस्तेमाल हम करना चाहेंगे, या हम ब्लैंक शीट्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे जहां पर हम नोट्स अपने बना सकें। और वो इसलिए है क्योंकि ये काफी हैंडी होती है। आप इसको रख सकते हैं फोल्डर्स में, निकाल सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम यूज करना चाहेंगे स्टिकी नोट्स को भी, कि जो मेरे नोट्स बन रहे हैं उसके ऊपर मैं छोटे छोटे लेबल्स भी चिपकाऊं जब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट मेरे पास फैक्ट आ जाता है तो। और ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पहले ही दिन कि नोट्स मेकिंग एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है। इट इज गोइंग टू बी एन एक्सरसाइज टिल द टाइम यू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। तो परहेज मत करिएगा नोट्स बनाने से। अब बाकी का ज्ञान तो आप चारों तरफ सुनते ही आ रहे हैं। अब हम आपको लाइव लेकर चल रहे हैं कि आखिर नोट्स कैसे बनाने हैं और क्या उसमें लिखना होगा। हम आपके सामने लाइव करने वाले हैं आज। आइए देखते हैं। मेरे पास मान लीजिए एक आर्टिकल आया। उस आर्टिकल में लिखा था इंडिया रिजेक्ट्स सप्लीमेंटल अवार्ड ऑन किशन गंगा रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अब आपको पहले दिमाग चलाना है कि ये टॉपिक किससे संबंधित है। तो आपको हर समय सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। मेरे दिमाग में तुरंत आया, ये मान लीजिए मेरी A4 शीट है, मेरे दिमाग में तुरंत आया कि ये जो टॉपिक है, ये जो थीम है वो इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो मैं इसको थीम दूंगा इंडिया नेबरहुड का। ये मेरा थीम हो जाएगा इंडिया नेबरहुड। इंडिया नेबरहुड जैसे ही मैंने थीम बना लिया, अब मेरे दिमाग में दूसरा आता है कि अब मैं इसमें क्या लिखना चाहता हूं और क्यों लिखना चाहता हूं, कैसे लिखने की कोशिश करूं। आप अब इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे। आपको आर्टिकल से कुछ चीजें बटोरनी है। क्या बटोरनी है वो भी हम आपके सामने यहां बता दे रहे हैं। आपको अपने दिमाग में पहले रखना है कि मैं इस आर्टिकल को जब पढ़ूं तो मेरे दिमाग में या इस आर्टिकल से मुझे कुछ फैक्ट्स निकालने हैं, और मुझे कुछ निकालने हैं कीवर्ड्स, ताकि मैं एग्जामिनर को बता सकूं कि क्या आंसर है। क्या मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर मैं एक लेमन के हिसाब से आंसर लिख रहा हूं। फैक्ट्स और कीवर्ड्स दोनों ही आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। पढ़ना चालू करते हैं, आइए देखते हैं। तो इंडिया ऑन फ्राइडे कैटेगोरिकली रिजेक्टेड द सप्लीमेंट्री अवार्ड बाय द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो मुझे कीवर्ड एक मिलता है यहां पर, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। मैं यहां पर गया और मैंने लिखा, अगर मैंने यहां गया और मैं सिंपल अपना जाकर लिखा यहां पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, फिर मैं आगे पढ़ता चला गया कि ऑन किशन गंगा एंड रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू कश्मीर सेइंग दैट इट नेवर रिकॉग्नाइज द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑन सीरियस ब्रीच ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। मुझे दूसरा कीवर्ड अपना मिल चुका है और वो इंडिया नेबरहुड की ही बात है। तो मुझे इंडस वाटर ट्रीटी एक पॉइंट मिला है जिसको मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं। इंडिया हैज नेवर रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस इन लॉ ऑफ दिस सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। हमने कभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ये साफ दिख रहा है यहां से। Okay, the External Affairs Ministry said, etc., etc. Unilateral action. Pakistan had been raising objections about the decision of the power projects, and the two sides held multiple rounds of discussions till 2015.
धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। 2016 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के यहाँ पे गया कि हमारा इशू सॉल्व कर दो। रिफ्लेक्टिंग दैट पोजीशन द मिनिस्ट्री सेड कि नहीं ये इलीगल है, हम इसको नहीं मानते हैं। अब आप देखिएगा, आपको एक एहसास हो रहा होगा कि मुझे इससे पढ़कर बहुत कुछ मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि मेरा न्यूज़पेपर से अगर मैं नोट्स बनाने बैठूंगा तो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। अब आप क्या यूज कर सकते हैं, आप इसको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करिए अपनी मैगजीन से, आप इसको सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करिए हमारे डीएनए के नोट्स से जो आपको हम डेली देते हैं। अब आप देखिए हमारे नोट्स में हमने क्या क्या बना रखा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमने लिखा है कि यहां पर लिखा है एक हमने टर्म 1960, मतलब इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की साइन है। फिर हमने इसमें लिखा है 3 एजेंसीज बनाई गई थी या 3 एजेंसीज उसमें डिस्प्यूट के लिए बनाई गई थी, रिजॉल्व करनी। तो अब यहां पे अब हम अपने शब्दों में थोड़ा बहुत एनालिसिस लिखेंगे, जो पूरा पार्ट मेरा बचा रहता है। इंडस वाटर ट्रीटी है, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी इसको, और ये 1960 की बात है, जैसा कि आपने ऑलरेडी एक फैक्ट लिख रखा है। अगर यहां पर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो यहां पर 3 एजेंसीज बनाई गई थी, वो कौन सी थी, परमानेंट इंडस कमीशन, यहां पर बात की गई थी न्यूट्रल एक्सपर्ट की, और जरूरत पड़े तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आप जा सकते हैं। तो यहीं पे सबसे बड़ा विवाद छिड़ता है। विवाद ये छिड़ता है कि भारत बोलता है कि हमें न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, इंडिया को ये करना था, पाकिस्तान यहां चला जाता है और यहीं पे विवाद छिड़ता चला जाता है। 1960 की ट्रीटी है, तो आज इसको फिलहाल तो सस्पेंड कर दिया गया है, पहलगाम अटैक के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये ऑपरेशन में नहीं है। इतना मुझे इसके बारे में पता चला। अब 2 चीज आपको और यहां पे दिख रही है, जो नाम आपको दिख रहे हैं, जो कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, वो है रैटले या रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और तीसरा आपको दिख रहा है किशन गंगा, तीसरा आपको दिख रहा है किशन गंगा। अब मुझे यह भी जानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पीटी में यहां फैक्ट आ सकता है, तो रटले आपको पता होना चाहिए, रैटल जो है आपका वो रिवर चेनाब पे है, वो रिवर चेनाब पे है जहां पे हम अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की एक ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा, उस पर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। हमने क्या किया, इस पूरे आर्टिकल से कुछ निकालने की कोशिश की और कुछ मेरे पास मेरे नोट्स में था जिसको हमने निकालने की कोशिश की। फिलहाल इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई भी आर्बिट्रेशन के तहत अवार्ड आता है तो वो मेरे लिए मान्य नहीं होता है, क्योंकि ये सस्पेंडेड है। हमने अपना इतना इसमें से नोट्स बनाया और इस पेज को ऐसे का ऐसे उठाकर मैं इसको कहां डालूंगा, आई विल पुट इट इन पेपर 2 फोल्डर। याद रखिएगा, पेपर 2 फोल्डर में ही आपका इंडिया नेबरहुड की आप बात करते हैं, वहीं पे आप इंडिया या आईआर की बात करते हैं। आपने उठा के इसको वहां डाल दिया। नेक्स्ट टाइम वापस से ऐसा ही कोई आर्टिकल आता है तो अब आपको कुछ अनोखा नहीं करना है, वापस से जाकर पेपर 2 फोल्डर खोलिए, वहां से इंडिया नेबरहुड का मैप निकालिए या ये पूरा आर्टिकल निकालिए। इस आर्टिकल में जो जो आपने लिखा हुआ है, अगर अब आपको लगता है कि मेरे पास न्यू आर्टिकल आ गया है, जैसे ही न्यू आर्टिकल है मुझे कुछ नया ऐड करना है, वापस मैं इसी पेज को निकालकर यहां पर अमेंड या अपेंड कर दूंगा, ताकि मेरे पास सारी चीजें वापस से एक जगह इकट्ठी होती रहे। हमने क्या किया है, हमने नोट्स बनाने की कोशिश की अपने भविष्य के लिए कि मैं जब आईएएस एग्जाम दूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि इशू क्या है। तो इंडिया नेबरहुड के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी का इशू चल रहा है, और इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी। यहां पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक कीवर्ड आ रहा है, रैटल आ रहा है, किशन गंगा प्रोजेक्ट आ रहा है। अब आपको पता चला कि और भी इसमें फैक्ट्स और कीवर्ड्स आ रहे हैं, आप लिखते चले जाइए, यहां पर आप यहां पर भी बढ़ाते चले जाएंगे, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, ऑल द कीवर्ड्स, ऑल द फैक्ट्स आपके पास एक ही जगह पर एक पेज पर सामने लिखा होगा। इसको इसीलिए हम ओटॉप के नाम से बुलाते हैं, वन थीम वन पेज। हाँ, अब इसको बहुत लोग कॉपी करने लगे हैं हमारे आइडिया को, पर ये हमेशा से हमारा ही आइडिया रहा है। आजकल कुछ टॉपर्स भी हैं जो आप देखेंगे कि इस बारे में बताते हैं। खैर ठीक है, वो अपना अच्छा सा बनाकर वो किए हैं, आप भी अगले टॉपर बन सकते हैं, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं, अभी सुनिएगा। दूसरे एग्जाम्पल में जाने से पहले हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सर ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, 19999 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है हमारे जीएस का। इसमें आपको 12 महीने तक का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, पर ऐप डाउनलोड करना होगा, वहां जाकर सीएमसी कोड लगाना होगा और तब आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। खैर, हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, और ये टॉपिक हमने निकालने की कोशिश की है अपने मैगजीन से, आर्टिकुलेट, जो कि अनअकैडमी द्वारा दी जाती है। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ कास्ट की बात की जा रही है, तो मतलब मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। मेरा टॉपिक कास्ट नहीं है, मेरा टॉपिक है गवर्नेंस, क्योंकि अगर कास्ट सेंसस हो रहा है तो गवर्नमेंट एक फैसिलिटेशन के लिए करा रही है, तो ये गवर्नेंस का टॉपिक हो गया। अब कुछ कीवर्ड्स आपको यहां से निकालने होंगे, तो मैंने कीवर्ड्स का बना लिया।
मुझे कुछ फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे, मैंने अपना फैक्ट्स का निकाल लिया। और चूंकि ये सेंसस का टॉपिक है तो मैंने गवर्नेंस के नीचे लिख लिया सेंसस, क्योंकि गवर्नेंस के नीचे बहुत सारे इशू आएंगे तो उसको अलग अलग पेज पे मैं लिखता चला जाऊंगा। यहां मैंने सेंसस लिखा। आइए देखते हैं मुझे क्या मिल रहा है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिखा है लास्ट कास्ट बेस्ड सेंसस 1931 में हुआ था, तो मुझे एक फैक्ट मिला है 1931 का। और देखते हैं सिंस इंडिपेंडेंस रेगुलर सेंसस तो हुआ है पर आपका ओबीसी को काउंट नहीं किया गया। 2011 में एससीसीसी हुआ था। मुझे एक और मिला है, कीवर्ड है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके आगे लिखा 2011 में हुआ था। इट रिकॉर्डेड 46 लाख कास्ट नेम्स क्रिएटिंग कंफ्यूजन ड्यू टू डुप्लीकेट एंड वेरिंग स्पेलिंग्स। ठीक है, कास्ट काउंट विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द सेकंड फेज ऑफ द सेंसस, मतलब मुझे पता चल चुका है सेकंड में फेजेस होने वाले हैं, एक फर्स्ट फेज होगा, एक सेकंड फेज होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम द सेंसस विल बी कंडक्टेड इन डिजिटल फॉर्मेट। मुझे एक ये भी सूचना मिलती है कि फर्स्ट टाइम डिजिटल होने वाला है, तो फर्स्ट डिजिटल सेंसस ये होने वाला है। अ ड्रॉप डाउन कास्ट कैटेगरी विल बी यूज टू अवॉइड स्पेलिंग एरर्स, तो इसमें डिजिटल है तो आपका ड्रॉप डाउन कास्ट कैटेगरी भी आ सकती है। डायरेक्टरी विल बी क्रिएटेड यूजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट ओबीसी लिस्ट। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट ओबीसी लिस्ट को देखकर बनाया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन प्लान है, पायलट टेस्ट विल बी डन बिफोर द फुल रोल आउट टू फिक्स एरर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे दो फेजेस देखिए यहाँ लिखे हुए, एक हाउस लिस्टिंग, एक पॉपुलेशन। तो पहला फेज जो मेरा हाउस लिस्टिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस मैंने लिख लिया है। और दूसरा है पॉपुलेशन का एन्यूमरेशन करना, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका सेकंड इसका फेज है। अब देखिए मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, मुझे इस पूरे आर्टिकल में से इतनी ही सूचना बस मिली है, पर ये मेरे लिए फायदा इतना से में कुछ होगा नहीं। अब आप क्या करेंगे, अगली बार फिर से मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें कुछ नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा। जैसे हम आपको बताएं, हम आपको कुछ अपनी तरफ से ऐड करते हैं जो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। यहां पे सबसे बड़ी बात है, मेरे पास एक और फैक्ट है, वो है 1948 का सेंसस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास। ठीक है, आप यहां पर सबसे बड़ा काम करेंगे कि 1948 का जो सेंसस एक्ट है, आपको बता दें कि उसमें नो मेंशन ऑफ कास्ट सेंसस, उसमें कास्ट सेंसस की कोई बात नहीं की गई है। इसका मतलब है आप कास्ट सेंसस नॉर्मली नहीं कर सकते। जब 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया था तो विदाउट लीगल बैकिंग किया गया था, इसका कोई लीगल बैकिंग नहीं था और इसीलिए इसका डेटा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। आज मुझे 1948 के एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। अगर मुझे कास्ट सेंसस करना ही है तो मुझे अमेंड करके ही ये करना होगा, अगर मुझे लीगल बैकिंग देनी है तो। देखिए ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो आपने ऐड कर लिए। अब कास्ट सेंसस के मैं दोनों चीज लिख सकता हूं यहां पर कि क्या पॉजिटिव होने वाला है, क्या निगेटिव होने वाला है। पॉजिटिव आपको पता है, डेटा बहुत मिलेगा, मुझे बेनिफिशियरी का पता चलेगा, मुझे रीजनल डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, सारे फायदे मुझे यहां पर दिखते हैं। पर निगेटिव क्या दिखता है कि क्या इस इशू को सिर्फ एक पॉलिटिसाइजेशन से तो नहीं गुजारा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा यहां पर एक विचार बनकर आ रहा है कि क्या हमारा देश और सेग्रीगेशन के दौर में तो नहीं चला जाएगा जहां पे और डिवीजन दिख रहा हो। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नॉलेज, अपने बाकी के नोट्स, अपने मैगजीन्स को बार बार पढ़कर ये सारे नोट्स तैयार किए। अब ये सेम रहने वाला है, मतलब अब आप जितना चाहें उतना पढ़ लीजिए, ये मुद्दा तो इतना का इतना ही रहने वाला है जो आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। अब भाई ये बात आपको फैक्ट के तौर पे पता होना चाहिए कि 1881 में पहली बार कास्ट सेंसस जो हुआ था, सिंक्रोनाइज कास्ट सेंसस पहली बार 1881 में हुआ था। भारत तो तब आजाद भी नहीं हुआ है और सेंसस कमिश्नर भी जो आपके हैं वो भी आपके बिल्कुल के बिल्कुल ब्रिटिश ही हैं। तो उस समय से मैं इन चीजों को फॉलो कर रहा हूं, मेरे पास ये पूरा एक तैयार हो गया है नोट्स। देखिए कितना इफेक्टिव होगा, मुझे कोई किताब नहीं खोलनी, मुझे वापस से मैगजीन को नहीं खोलना है। मेरे पास गवर्नेंस के तहत सेंसस का चीज यहां पर बना हुआ है। मैं इस पेज में नीचे जगह छोड़ दूंगा A4 शीट में और इसको जाके डाल दूंगा, ये मेरा पेपर 2 में चला जाएगा, क्योंकि गवर्नेंस भी मेरा पेपर 2 का ही पार्ट है, ये वहां चला जाएगा। और जितनी बार सेंसस का आएगा कुछ भी आर्टिकल, मैं इसी को देखता रहूंगा कि क्या इसमें कुछ नया ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मुझे क्या करना है, ये कॉल आपको होगा। अच्छा अभी भी अब देखिए आपको एक और हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप परेशान मत होइए, आई टेल यू एवरीथिंग। देखिए एक और न्यूज आर्टिकल आज आया कि भाई इजराइल स्ट्राइक्स लेबनान, 1 किल्ड 11 वुंडेड। अब देखिए आपके यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि इजराइल ने स्ट्राइक किया लेबनान को, तो मेरे पास एक थीम ऐसी ही बनी हुई है, उस थीम का नाम है लोकेशन, उस थीम का नाम है लोकेशन। मुझे पता है इस लोकेशन थीम का रेलेवेंस क्या है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, इसीलिए मैं इसको अपने जीएस पेपर 1 में लिखा रहता हूं ज्योग्राफी के पार्ट में, ताकि ये लोकेशन आए तो मैं आराम से कर सकूं। मुझे करना क्या है, इसमें बस लोकेशन ड्रॉ करनी होती, आई हैव टू ड्रॉ लोकेशन। तो मुझे पता है कि अगर ये मेरा इजराइल है तो ये जो छोटा सा पार्ट ऊपर आपको दिख रहा है ये लेबनान है। इधर मुझे पता है कि मेडिटेरेनियन सी है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, ये मेरा इजराइल है, ये मेरा लेबनान है, ये मेरा लेबनान है। अच्छा ऊपर अगर आप देखेंगे इस पार्ट में देखेंगे तो ये जो पूरा एक देश इसको पूरा ऐसे घेरे हुआ है, इस पूरे देश का नाम है सीरिया।
ये आपका सीरिया का देश है। अब इजराइल ने स्ट्राइक किया है लेबनान को, तो कहा मतलब ये जो सदर्न पार्ट है यहां पर हमला हुआ है। और इसी पार्ट में जो आपने जब न्यूज पढ़ा तो आपको मिला एक नाम, यहां पर उस नाम था नबातिये। नबातिये एक जगह है जहां पर ये हमला किया गया। तो मेरे लिए एक लोकेशन तैयार हो गया, मैंने ड्रॉ किया, अब ये हमेशा के लिए मेरे दिमाग में बैठ गया। पहला क्वेश्चन यहां आ सकता है कि लेबनान किन देशों से घिरा हुआ है, तो नीचे इजराइल है और ऊपर से नीचे तक पूरा ये सीरिया से घिरा हुआ है, एक तरफ इसका मेडिटेरेनियन सी है। दूसरा, नबाती अगर वो आपसे पूछे तो भी आपको पता है कि ये कहां है। और तीसरा, आपको पता है कि इस भाग में आईआर के हिसाब से अगर आपको तैयार करना है तो ये लोकेशन मेरा आईआर में मदद करता है। कैसे? यहां पर हिजबुल्ला का गढ़ बना हुआ है, ये हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला कौन है? एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान द्वारा समर्थित है। ईरान के वैसे आपको बता दें हमास भी हैं जो गाजा में आपको दिखते हैं, ईरान के हाउदीज भी हैं जो आपको यमन में दिखते हैं। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, अब ये मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा, नहीं तो एक दो बार मैं देखूंगा तो हमेशा याद हो सकता है। हिजबुल्ला कहां दिख गया? लेबनान के सदर्न पार्ट में दिख गया और यहां पे हिजबुल्ला के लीडर्स अपना अड्डा बनाए हुए थे जिसको इजराइल में फोड़ने की कोशिश की है। अब इस लोकेशन को मैंने तैयार कर लिया। अब यहां से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए? क्या मेडिटेरेनियन सी को लेबनान छूता है? क्या सीरिया से बॉर्डर बनाता है? क्या इजराइल से बॉर्डर बनाता है? जी हाँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आईआर के परिप्रेक्ष्य से मैंने देखा कि ये लेबनान है जहां पर साउथ पोर्शन ऑफ लेबनान में हिजबुल्ला का कंट्रोल है। इजराइल वहां हमला कर रहा है, पर ये ईरान के समर्थक है हिजबुल्ला, वो इजराइल पे भी हमला कर सकते हैं। तो ये सारी कहानी आपको आईआर के लिए भी समझ में आने लगती है धीरे धीरे। तो लोकेशन मेरा पेपर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पेपर 1 में जानबूझ के रखता हूं क्योंकि मैं ज्योग्राफी यहाँ की पढ़ना चाहता हूं, इसलिए यहां पर ये नोट्स बनाने का तरीका मेरा थोड़ा ऐसा हो गया है। अब आप खुद देखिए, हमने इतना आपको ये नोट्स बना के बताया कि अगर मेरे पास ये है तो कैसे करना है, मेरे पास अगर ये है तो कैसे करना है। हम एक आपको और बताते हैं, कुछ लोगों का मन होता है कि सर हम लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाना चाहते हैं, वो आपका स्वागत है, आपका मन है बनाने का, पर हम आपको बता दें लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाना इसका मतलब है आप अगली लक्ष्मीकांत ही छाप रहे हैं। इससे बेहतर होगा कि आप इसको अंडरलाइन कर दें, वो ज्यादा बेहतर होगा। पर फिर भी अगर आप लोग सही में इंटरेस्टेड है बनाने में तो आपको याद रखना है हर चैप्टर का एक थीम होना चाहिए। जैसे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका थीम क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक, अब ये थीम आपको कहां मिलेंगी? यह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, चंद्रमौली कैपिटल एसआईआर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। आपको क्या करना है? फिर से वही, यहां पे अगर कुछ कीवर्ड्स है तो आपको कीवर्ड्स लिख देने हैं, यहां पर कुछ फैक्ट्स है तो आपको अपने फैक्ट्स लिख देने हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास बनी रहेंगी, कीवर्ड्स हो गया और ये फैक्ट्स हो गया आपका, ये आपका बना रहेगा। अब इसको पूरे को आप पढ़िए, अब देखते हैं आपको क्या मिलता है। चलिए पढ़ना चालू करें आपके साथ, आइए देखते हैं। हम हाईलाइट करेंगे जहां जहां आपको लगेगा। तो द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट। अब ये कोई आपसे नहीं पूछने वाला है तो इस सब में मत पढ़िए आप, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये नॉर्मली भी हम लोग को पता है। बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स हैव डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग वे। गिलक्रिस्ट डिफाइन करते द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ रूल्स ऑफ लॉज व्हिच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। कोई नहीं पूछने वाला है, मतलब यूपीएससी में तो नहीं पूछने वाला है। गर्टेल ने कुछ बोला है, वियर ने, वियर इंपॉर्टेंट बोलते हैं, वियर का पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, द कलेक्शन ऑफ रूल्स व्हिच एस्टैब्लिश एंड रेगुलेट और गवर्न द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें वही हैं। अब लिखा है फंक्शंस। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर इलियट बल्मर हैज वेरी वेल आइडेंटिफाइड द फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे यहां पर सिर्फ क्या मिला है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंक्शंस हो सकते हैं। मैं क्या करूंगा, सिंपल जाऊंगा नीचे, मैं लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंक्शंस के नाम जो मुझे पता चला जस्ट अभी कि इसके कुछ फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या लिखा है? इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज। अरे वाह, तो मुझे पता चला कि क्या संविधान का बाउंड्रीज बनाने का एक फंक्शन होता है? जी होता है। क्या इसका ये भी फंक्शन है कि कैसी पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसका नेचर बताए? जी हाँ, इसका ये भी होता है कि कैसी पॉलिटिकल अथॉरिटी, इसके बारे में भी पता है। इट कैन एक्सप्रेस आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ अ नेशनल कम्युनिटी। ये क्या कर सकता है? किसी का भी आइडेंटिटी एंड वैल्यूज बता सकता है, आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ अ नेशनल कम्युनिटी, ये भी ये बता सकता है। तो अच्छा लगा मुझे, मतलब एक चैप्टर मैंने पढ़ा, इसका एक पेज मैंने पढ़ा, मुझे ये 3-4 वर्ड्स मिले। जरूरी नहीं है यहीं आप रुकने वाले हैं, आप जब अगला पेज पढ़ेंगे तो मुझे और फंक्शंस मिलेंगे कि ये नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताता है, किसके बीच में क्या होगा, सब बताता है। तो मुझे यहां से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अपने संविधान का फंक्शन पता चला। मुझे कोई कीवर्ड यहां ऐसा अभी तक नहीं मिला है, मुझे ना ही कोई ऐसा फैक्ट मिला जो कि मैं यूज कर पाऊंगा, पर ये एक बार की तो रीडिंग है नहीं, आप लगातार पढ़ते रहेंगे, जरूर आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, जरूर आपको फैक्ट्स मिलेंगे, आप वहां पर ये नोट करते हुए रख सकते हैं। तो इस कदर आप पूरा अपना नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स की जो प्राइमरी एक आपको हम चीज बता दें कि व्हेन आई स्टार्ट मेकिंग नोट्स आई हैव टू कीप दिस इन माइंड कि व्हाट एग्जैक्टली आई हैव टू फाइंड। सबसे बड़ी बात है मुझे कुछ कीवर्ड्स अपने तैयार रखने, जैसा हमने आपको करके दिखाया।
मुझे कुछ नोट्स अपने ऐसे बनाने हैं कि फैक्ट्स मुझे अच्छे से नोट कर लूं, और फैक्ट्स भी कौन से, यूनिवर्सल वाले, वो सब नहीं कि जो छोटे छोटे नोट्स हैं वो आपके फैक्ट के तौर पे काम नहीं आएंगे। आई हैव टू रिमेंबर सम यूनिवर्सल फैक्ट्स। अच्छा, तीसरा, मुझे एक एनालिसिस यहां पर लिखनी होगी, पर ये एनालिसिस कैसी होनी चाहिए, इन योर ओन वर्ड्स, आपके खुद के शब्दों में वो होनी चाहिए। अगर किसी और के शब्द में होगी तो फिर से दिक्कत हो जाएगी, आपके शब्दों में होगी तो फायदा होगा। तीसरा, ब्रिविटी। याद करिएगा, नोट्स को बहुत बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है, यू हैव टू बी एज प्रिसाइज एज यू कुड बी। बहुत प्रिसाइज लिखे ना, क्योंकि फैक्ट और कीवर्ड्स तो मैं अलग से लिख रहा हूं, तो अपने को बस ब्रिविटी प्रिसाइज लिखना है। अच्छा, मुझे यहां कोशिश करनी है कि एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज भी लिखने हैं, मुझे यहां पर जजमेंट्स भी लिखने हैं, यहाँ केस स्टडीज और ये भी लिखना है आपको। साथ ही में आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि आप जजमेंट्स को, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे वो जरूर आपको लिख लेनी है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है एक्स फैक्टर्स का। ये एक्स फैक्टर्स आपके पास जरूर होने चाहिए। कोई जजमेंट आपके पास हो, कोई एग्जाम्पल हो आपके पास, कोई रिपोर्ट हो आपके पास, कोई डेटा हो आपके पास उस रिपोर्ट की, ये लिखना बहुत जरूरी है इन सब में से। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन सब में से एक और चीज निकल कर आ रहा है कि ये सारे कीवर्ड्स तो आपने देख ही लिए हैं। अब आपको ये भी देखना है कि जो मैं नोट्स बना रहा हूं ये बार बार मुझे रिवाइज करना होगा, और रिवाइज करने के साथ साथ इसको बार बार अमेंड करना है। तो जो चीज अब आपके लिए बहुत आसान हो चुकी है उसको आप चाहें तो काट के उसकी जगह एक वर्ड लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत काम आ सकता है। तो यू रिवाइज एंड अमेंड इट अगेन एंड अगेन, बट याद रखिएगा वन थीम वन पेज, यही आपको करना है, इसके अलावा आप कुछ मत करिए। अच्छा, वन पेज भी अगर ना हो तो याद रखिएगा आप एक जगह रखिए, वन प्लेस। ऐसा नहीं वन थीम वन पेज ही होगा, आप एक प्लेस पे भी रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये पूरा नोट्स बनाने का तरीका जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, हमने आपको लाइव करके दिखाया, जरूर बताइएगा। और ये एंड नहीं है सर, इट इज जस्ट द बिगनिंग। यू हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस। व्हेन यू डू इट ऑन अ डेली बेसिस, अपने फोल्डर्स को भरेंगे आप, तब आपको एक अच्छी तैयारी का महसूस होगा अंदर से। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें, हमारे कुछ बैचेस हैं, आरंभ, आगाज, फाउंडेशन, ये सारे बैचेस 30 जून से चालू हो रहे हैं। तो आपका मन है कि 26, 27, 28, जब भी आपका प्रिपरेशन करने का मन है, आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो चालू हो रहा है 30 जून से। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर CMC कोड लगा सकते हैं। जैसे ही आप CMC कोड लगाएंगे आपको तुरंत प्राइस स्लैश हो जाएगा। हमारे ऑप्शंस भी सारे लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें कि ज्योग्राफी एक बाकी है हमारा, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, आने वाले समय में होगा। हमारा एक समिट होने वाला है 5-6 जुलाई को, जिसमें बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे आपके लीडर्स आने वाले हैं बात करने के लिए, तो आप वहां उनको सुन सकते हैं। 2999 में आपको पूरा मेंस का प्रोग्राम हमारा मिल रहा है इस समय, तो मेंस एडिशन प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हैं, जो कि हमने ऑप्शनल के लिए भी अपना चालू किया हुआ है। और हमारे कॉम्बो फीचर्स में आप ले सकते हैं GS और ऑप्शनल को एक साथ, और बहुत इफेक्टिव रेट में आप CMC कोड का यूज करके पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। बाय, टेक केयर, जय हिंद। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।